हाय, आप सभी का जेपीएससी जेएसएससी लाइव में स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। इस सीरीज के अंतर्गत डेली झारखंड करंट अफेयर यहाँ पे देखेंगे। आज है 18 जुलाई। 18 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण झारखंड के करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा व्याख्या सहित इस सेशन के अंतर्गत करेंगे। इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम पर उपलब्ध है, जो कि आप ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही आप बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का हमारा अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, हाल ही में कोयला पर कोरोना सेस लगाने की मंजूरी किस सरकार ने दी है? 4 ऑप्शन है। झारखंड सरकार, बी छत्तीसगढ़ सरकार, सी उड़ीसा सरकार या फिर डी पश्चिम बंगाल सरकार। तभी हाल ही में झारखंड सरकार ने कोयला पर कोरोना सेस लगाने की मंजूरी दी है। इससे जो है वो कोविड-19 महामारी से लड़ाई में खर्च होने वाली राशि जो है वो कोयले से जुटाई जा सकती है। राज्य सरकार ने प्रति टन कोयला डिस्पेच पर 10 रुपये का कोविड सेस लगाने का निर्णय 6 जुलाई 2020 से लिया है। ठीक है, तो इस तरह जो कोयला पर है वो प्रति टन कोयले के डिस्पेच पर 10 रुपये का कोरोना सेस लगाया जाए। कोविड सेस एक तरह का टैक्स ही कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बता दें कि यूँ तो कोयले पर 5% का जीएसटी लगाया गया है, लेकिन इससे जुड़े जो सर्विसेज हैं उस पर 18% जीएसटी लागू है। इसके अतिरिक्त जो है अब कोविड सेस भी झारखंड में कोयले डिस्पेच पर लगाया गया है, जो कि प्रति टन 10 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे राज्य सरकार को साल भर में अच्छी खासी रकम मिलेगी। अब राज्य में कोयले का खनन और उसकी देख रेख हेतु जो कंपनियां हैं वो निम्न है: बीसीसीएल और सीसीएल, इसके अलावा ईसीएल। ये 3 कंपनियां हैं, जिसमें कि बीसीसीएल एवं सीसीएल जो है वो झारखंड का जो क्षेत्र है इसमें पूरा खनन क्षेत्र है, कोयला का जो भी खनन क्षेत्र है वहाँ पे यह खनन करती है। जबकि ईसीएल जो है वो राजमहल क्षेत्र और मुगमा, जो कि झारखंड के अंतर्गत पड़ते हैं, वहाँ पे ये कोयले का खनन कार्य करती हैं। तीनों कोयला कंपनियों का झारखंड में उत्पादन सालाना 100 मिलियन टन से ज़्यादा है। सिर्फ बीसीसीएल से ही 30 मिलियन टन कोयला उत्पादित होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोयले का जो भंडारण है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पूरे भारत में झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडारण होता है। वहीं उत्पादन के दृष्टि से झारखंड चौथे स्थान पे है। प्रश्न संख्या 2, गैर मंजूरुआ मालिक जमीन के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन और लगान रसीद जारी करने में आ रही समस्याओं का हाल ही में निराकरण कर लिया गया है। तब इसमें जो भी गैर मंजूरुआ ज़मीन है उसकी रसीद तभी जारी की जाएगी जब वे यानी कब से पूर्व विक्रय पत्र, पट्टा, हुकुमनामा के आधार पर निबंधित वैसी ज़मीन जो पंजी 2 में गैर मंजूरुआ भूमि दर्ज है उसकी रसीद जारी की जाएगी। तो यह अब समय पूछा गया है। 4 ऑप्शन है: ए 1 जनवरी 1946, बी 1 जनवरी 1930, सी 1 जनवरी 1908 या फिर डी 15 नवंबर 2000। तो वैसे गैर मंजूरुआ भूमि का ही रसीद जारी किया जाएगा जो 1 जनवरी 1946 के पूर्व विक्रय पत्र, पट्टा, हुकुमनामा के आधार पर निबंधित की गई हो और जो भूमि पंजी 2 में गैर मंजूरुआ भूमि के रूप में दर्ज है वैसी भूमि को ही रसीद जारी की जाएगी। अब यहाँ पे गैर मंजूरुआ मालिक जमीन क्या होता है उसके बारे में बता दें तो वैसी जमीन जो विगत वर्षों में किसी भी रैयत को तत्कालीन जमींदारी द्वारा बंदोबस्त नहीं की जा सकी, यानी किसी भी तरह का उस पर कोई कर नहीं लगाया जा सका, उसे ही गैर मंजूरुआ मालिक जमीन कहा जाता है। ठीक है, इसमें रसीद प्राप्त न होने से यहाँ के लोगों को भारी
नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो भी यहाँ पे गैर मंजूरवा ज़मीन था उस सरकार ने एक आदेश के तहत ये सभी गैर मंजूरवा मालिक ज़मीन को अवैध और संदेहास्पद ज़मीन यानी जमाबंदी की सूची में डाल दिया था, जिससे कि रसीद जो जारी होती थी वो बंद हो गई थी और सत्यापन भी बहुत धीमा हो गया था। तो इससे जो है वो बिना रसीद के नक्शा पास कराने से लेकर नॉल नेला विक्रय करना सब कुछ बाधित हो गया था। लेकिन अब जो है वो गैर मंजूरवा जो ज़मीन है उसका म्यूटेशन और लगान रसीद जारी की जा सकती है, जिससे कि यह समस्या का निदान हो गया है। यह जो रसीद जारी किया जाएगा वो आधिकारिक अंचल कार्यालय से दिया जाएगा और अंचल अधिकारी अपने स्तर से अभिलेखों व स्थल के भौतिक सत्यापन से संतुष्ट होकर अंतिम आदेश पारित कर सकेंगे। राज्य में बता दें कि जो भी जमीन संबंधी नियम कानून बनाए गए हैं वो अधिकांश CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो कि 1908 ईस्वी में लाया गया था और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो कि 1949 ईस्वी में लाया गया था, तो राज्य में अधिकांश भूमि उन्हीं के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं में सारे नियम कानून जमीन से संबंधित बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस परियोजना के खनन क्षेत्र में इको पार्क बनाया गया है? 4 ऑप्शन है। A KDH परियोजना, B CCL परियोजना, C स्वर्ण रेखा परियोजना या फिर D दूध परियोजना। तो अभी हाल ही में जो है वो KDH परियोजना, KDH माइनिंग्स जो कि खिलाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इस परियोजना यानी KDH परियोजना के जो खनन क्षेत्र है उसमें इको पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। CCL NK एरिया के KDH परियोजना के खनन क्षेत्र में यह पार्क बनाया जाएगा। KDH के माइंस एरिया जहां पर कि कोयला निकालकर OB डंप किया गया है उस जगह पर इको पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। इस इको पार्क में फूल और पौधों के अलावा लोगों के लिए मनोरंजन के साधन की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में धनबाद मंडल ने 15,951 करोड़ का आमदनी का इतिहास रचा। धनबाद मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A पूर्व मध्य रेलवे, B दक्षिण पश्चिम रेलवे, C पूर्व रेलवे और D पश्चिम रेलवे। तो धनबाद मंडल जो है वह पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। तो हाल ही में यह जो इतिहास रचा गया है वह लोडिंग, ठीक है, कोल और गुड्स लोडिंग में यह उपलब्धि हासिल की है। 2017-18 में जो लोडिंग हुआ वो पिछले वर्ष की लोडिंग से काफ़ी अधिक रहा। पिछले वर्ष जो लोडिंग हुआ था वो 111.7 मैट्रिक टन गुड्स और जनरल ढुलाई में हुआ था। वहीं 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में रेलवे बोर्ड के इस डिवीज़न ने अपने जो लक्ष्य रखा था उससे भी अधिक 128.5 मैट्रिक टन, जो कि जो लक्ष्य रखा गया था 118 मिलियन टन, उससे 12.3% ज़्यादा लोडिंग किया गया। इससे जो है वो मंडल को 15,991 करोड़ रुपए की आमदनी हुई, ठीक है। तो धनबाद रेल मंडल ने लोडिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इस वर्ष कोल और गुड्स लोडिंग में धनबाद मंडल पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं पहले स्थान पे बिलासपुर रेल डिवीजन रहा। इस जो लोडिंग किया गया इसमें धनबाद रेल मंडल के उपलब्धि में जो है वो बरकाकाना एरिया के अंतर्गत CIC सेक्शंस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब यहाँ पे हम बता दें कि राज्य में जो है वह 2 रेलवे जोन पड़ते हैं। यह दो रेलवे जोन है उसमें पहला है पूर्व मध्य रेलवे, जिसके अंतर्गत जो है वो धनबाद रेल मंडल आता है। पूर्व मध्य रेलवे
जो है वो एक भारतीय रेल की इकाई है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसके अंतर्गत 5 मंडल आते हैं जिसमें कि दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और सोनपुर आता है। धनबाद जंक्शन, धनबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो धनबाद रेलवे स्टेशन का शुभारंभ 1880 में किया गया था और इसका पुनर्निर्माण 1956 में हुआ और 4 वर्ष बाद यह विद्युतीकृत किया गया। यहाँ यह जो धनबाद पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के धनबाद रेलवे मंडल का मुख्यालय है। ठीक है, याद रखना है कि धनबाद रेलवे मंडल का मुख्यालय धनबाद जंक्शन है यानी धनबाद रेलवे है। हावड़ा और नई दिल्ली को जोड़ने वाली ग्रैंड ट्रंक रेल लाइन जो है वो धनबाद जंक्शन से होकर गुजरती है। वहीं दूसरा जो रेलवे जोन है वो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत जो मंडल आते हैं वो कोलकाता, आगरा, धरमपुर, खड़गपुर और रांची आता है। तो रांची रेलवे जोन जो है वह दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। तो इस तरह राज्य में 2 रेलवे जोन हैं। प्रश्न संख्या 5, पंच परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकोक्ति है खाटबे तो चाटबे का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन है। ए, मेहनत करोगे तो पाओगे, बी, मेहनत करोगे तो खाओगे, सी, परिश्रम का फल मीठा होता है, डी, मेहनत मंजूरी करना चाहिए। तो लोकोक्ति खाटबे तो चाटबे अभी वर्तमान में चूंकि धान रोपी यानी बरसात का मौसम है और यह समय जो है वो खेती गृहस्थी करने का है, तो इस समय यह लोकोक्ति काफ़ी चर्चित रहता है। तो इसका जो मतलब है वो है मेहनत करोगे तो खाओगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी जो वर्तमान समय है वो धान रोपने का है और इस समय रोपा के समय जो महिलाएं हैं वो झुककर रोपती है और इस थकान को दूर करने हेतु वे गीत भी गाती हैं और इस गीत को आषाढ़िया या फिर मादारिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आषाढ़िया और मादारिया जो है वो धान रोपनी गीत है। वहीं खाटबे तो चाटबे का अर्थ होता है मेहनत करोगे तो खाओगे। ठीक है, तो चूंकि ये वर्तमान में जो मौसम है उसके हिसाब से ये प्रश्न लिया गया है। प्रश्न संख्या 6, 1900 करोड़ रुपए लागत वाली मनिहारी साहेबगंज गंगा पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसका निर्माण कार्य कितने साल में पूरा होगा? 4 ऑप्शन है। ए, 2 साल, बी, 3 साल, सी, 4 साल या फिर डी, 5 साल। तो मनिहारी जो कि बिहार में है और साहेबगंज जो कि झारखंड के अंतर्गत है, तो इसमें एक गंगा पर पुल बनाया जा रहा है जिससे कि बिहार और जो झारखंड है उसके बीच आवाजाही हो सके। तो इसके लिए जो है वो 1900 करोड़ रुपए की लागत आ रही है जिसे प्रधानमंत्री पैकेज के तहत इसे सैंक्शन कराया गया है। तो इस पुल का निर्माण आने वाले 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 यानी 3 इयर्स। प्रश्न संख्या 7, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2020 झारखंड के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है। ए, नीरज मुर्मू, बी, संतोष मुर्मू, सी, चंपा कुमारी या फिर डी, हेमंत मुर्मू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज मुर्मू। तो 2020 का जो प्रतिष्ठित डायना अवार्ड है वह झारखंड के नीरज मुर्मू को प्रदान किया गया है। ये गिरिडीह निवासी है। इनको यह अवार्ड गरीब बच्चों को शिक्षित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। डायना अवार्ड के बारे में बता दें, यह अवार्ड प्रत्येक साल वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। इसमें 9 साल के बच्चों से लेकर 25 साल के युवाओं शामिल होते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े मसले पर आगे बढ़कर काम किया है। इस अवार्ड की शुरुआत ब्रिटेन सरकार ने 1999 से की है। पिछले वर्ष यानी 2019 में यह अवार्ड झारखंड के चंपा कुमारी को प्रदान किया गया था। तो ये थे
आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्याएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।